प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पर। आज से हम लोग कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान को स्टार्ट करेंगे, इसलिए आप लोग कक्षा 11 के विद्यार्थियों के पास इस वीडियो को पहुंचाएंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग वीडियो को समय से देख सकें। ठीक है, आज से कक्षा 11 के फिजिक्स को स्टार्ट किया जा रहा है। आने वाले समय में आप लोगों को की मैथ और केमिस्ट्री भी स्टार्ट की जाएगी, इसलिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें। चैनल से जुड़े रहने का मतलब ये है, आप लोग वीडियो के नीचे आ रहे रेड बटन को प्रेस करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, जिससे हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। आपका भौतिक विज्ञान का पहला पाठ है प्रतिशत त्रुटि। ओके, प्रतिशत त्रुटि, इसको इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज एरर। ओके, परसेंटेज एरर को हमें देखना है। इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले, ये आपका फर्स्ट लेसन है, इसको शुरू करने से पहले हम आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देना चाहेंगे। आप लोग की सबसे पहले जो हेडिंग है आप जान लेंगे, इसमें समझने के लिए थोड़ा आवश्यक है, इसलिए इसको बताया जा रहा है। हम लोग भौतिक विज्ञान के बारे में जानेंगे। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। ओके, आइए पहले फिजिक्स को समझते हैं। भौतिक विज्ञान आपका एक ऐसा विज्ञान है जिसमें प्रकृति से संबंधित नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति से संबंधित नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसको अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं और फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है। फ्यूसिस, ठीक है ना। फ्यूसिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है नेचर। नेचर का मतलब प्रकृति। यहां से आप लोग समझ गए होंगे कि जो फिजिक्स है आपका, वो किससे रिलेटेड है? नेचर से रिलेटेड है, यानी कि प्रकृति से संबंधित है। जैसा कि हमने आप लोगों को परिभाषा में बताया, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति से संबंधित नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। ये तो था बेसिक नॉलेज, आप सभी को पता होगा। इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आते हम लोग सबसे पहली हेडिंग पर। इस हेडिंग का नाम है आपका मापन। ओके, मापन का मतलब है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है मापना। किसी भी, पहले सरल शब्दों में आप लोग समझेंगे, उसके बाद हम आपको डेफिनेशन बताएंगे। किसी भी भौतिक राशि को अंकों में व्यक्त कर देना ही उसका मापन कहलाता है। ठीक है, सरल शब्दों में आप लोग समझिएगा। जैसे किसी भी वस्तु की लंबाई अगर हमें मापनी है, ठीक है, तो उसको मापन हम लोग कब कहेंगे? जब उसकी लंबाई को पूरा माप करके कुछ परिमाण रूप में लिख दिया जाएगा, तो वही उस लंबाई का मापन हो जाएगा। ओके, तो परिभाषा यहाँ से आपकी बनती है, किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को, किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को अंकों में व्यक्त करना ही आपका मापन कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं किसी भी वस्तु की लंबाई हमें मापनी है और मापने के बाद उसकी लंबाई आपकी आ गई, मान लेते हैं 15 मीटर। तो यही 15 मीटर आपका परिमाण हो गया है। ठीक है, और यही परिमाण के रूप में ही लिख देना उस लंबाई का मापन हो जाएगा। ओके, किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को अंकों में व्यक्त करना ही उसका मापन कहलाता है। इसके बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है अल्पतमांक।
ठीक है। अल्पत मांग को इंग्लिश में कहते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट आप लोग ध्यान से समझिएगा। लीस्ट काउंट का मतलब होता है किसी भी मापक यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप को ही उसका अल्पत मांग कहते हैं। ठीक है, किसी भी मापक यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप को उसका क्या कहते हैं बच्चों? अल्पत मांग कहते हैं। जैसे मीटर पैमाने का जो अल्पत मांग होता है वो आपका होता है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है ना। उसके बाद आपका वर्नियर कैलिपर्स होता है। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पत मांग जो है 0.01 सेंटीमीटर होता है। ओके। और स्क्रू गेज आप लोगों का ये प्रैक्टिकल में मिलेगा, आप लोग लीजिएगा। स्क्रू गेज का अल्पत मांग, स्क्रू गेज का जो अल्पत मांग होता है वो आपका 0.001 सेंटीमीटर होता है। अब इसका मतलब क्या है आप लोग इसको समझिए। पहले इसका मतलब ये है, अगर हम लोग मीटर पैमाने के द्वारा 0.01 सेंटीमीटर से कम माप कोई मापना चाहें तो एक्यूरेट यानी कि करेक्ट मान संभव नहीं है। ओके। ठीक ऐसे ही वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा अगर 0.01 सेंटीमीटर से कम लंबाई वाली कोई माप अगर हम लोग मापना चाहेंगे तो वो आपकी माप नहीं दे पाएगा। ओके। ठीक इसी प्रकार स्क्रू गेज के द्वारा अगर इससे कम कोई लंबाई हम लोग मापना चाहें, कोई इससे कम माप अगर लेना चाहें तो वो आपका संभव नहीं होगा। यहाँ से एक प्रश्न उठता है कि अगर इससे कम लंबाई की कोई माप अगर मीटर पैमाने से की जाए तो क्या शुद्ध मान देगा? तो आंसर आपका होता है नहीं। क्यों नहीं देगा? क्योंकि सबसे कम इतना ही 0.1 सेंटीमीटर लंबाई ही एक्यूरेट माप सकता है। ठीक है। तो यहाँ से आपका स्पष्ट ये होता है कि मीटर पैमाने के द्वारा अगर 0.1 सेंटीमीटर से कम कोई लंबाई अगर मापने को दी जाए या मापी जाए तो हमारा क्या होगा? वो मान एक्यूरेट नहीं आएगा, यानी कि उस मान में कोई न कोई कमी हो जाएगी। ठीक है। और किसी भी भौतिक राशि के मापने में जो अशुद्धता होती है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। ठीक है। किसी भी माप में होने वाली अशुद्धता को ही हम लोग क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आगे हम लोग वही पढ़ेंगे, त्रुटि। ठीक है। हेडिंग है आपकी क्या? त्रुटि, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एरर। ओके। आइए हम लोग त्रुटि को समझते हैं। हमने आप लोगों को परिभाषा में बताया किसी भी भौतिक राशि की माप में होने वाली अशुद्धता को ही क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। कहने का मतलब कोई माप अगर हमें मापने को दी जाए, अगर उस माप को सही ना माप पाए तो वही सही ना मापने की जो प्रक्रिया है वो आपकी किसके अंतर्गत आती है? त्रुटि के अंतर्गत आती है। बात आप लोग समझ रहे होंगे। त्रुटि का मतलब गलती से ही है। ओके। आइए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि आप लोग ध्यान से समझिएगा। कोई रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो फार्मूला लिखा जाएगा उसी के हिसाब से हम लोग डेफिनेशन बना लिया करेंगे। ओके। निरपेक्ष त्रुटि देखिएगा आप लोग, किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान, ठीक है, किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान, ठीक है, वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के बीच के अंतर को उसकी निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं।
वंस मोर आप लोग ध्यान से समझिएगा, किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के अंतर को क्या कहते हैं? निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अब इस अंतर का क्या मतलब है, कुछ बच्चे समझ भी रहे होंगे। अंतर का मतलब ये है, अगर वास्तविक मान ज्यादा है और प्रेक्षित मान आपका कम है, प्रेक्षित का मतलब प्रेक्षण के पश्चात आया हुआ मान, और वास्तविक मान का मतलब है जो वास्तव में उसका मान है। ओके, तो अगर वास्तविक मान ज्यादा है, प्रेक्षित मान आपका कम है, तो वास्तविक में से प्रेक्षित को माइनस कर लिया जाएगा। ठीक ऐसे ही अगर प्रेक्षित का मान ज्यादा है और वास्तविक का मान कम है, तो प्रेक्षित में से वास्तविक को माइनस कर लिया जाएगा। ओके, जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को अंतर कहते हैं। बात आप लोग समझ गए होंगे, परिभाषा क्लियर है। वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस में एक्स ए माइनस एक्स लिख सकते हैं। एक्स मान लेते हैं प्रैक्टिकल वैल्यू है, यानी प्रेक्षित मान है, और वास्तविक मान एक्स ए है, जिसको एक्यूरेट वैल्यू बोल सकते हैं। ओके, ये आपका हो गया निरपेक्ष त्रुटि। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपकी आती है सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि आप लोग ध्यान से समझिएगा, किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के अंतर में अगर वास्तविक मान से हम लोग भाग कर दें, वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के अंतर में क्या करना है? वास्तविक मान से भाग कर देना है, तो जो वैल्यू हमें मिलेगी उसी को क्या बोलते हैं? सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। या सरल से शब्दों में भी हम लोग इसको बना सकते हैं, वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान को हम लोग क्या कहते हैं? निरपेक्ष त्रुटि। तो यहां से आपका बन जाएगा निरपेक्ष त्रुटि और बटे में वास्तविक मान। ओके, किसी भी भौतिक राशि की निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को उसकी क्या कहते हैं बच्चों? सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। ओके, सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। एक बार फिर से आप लोग समझ लेंगे, किसी भी भौतिक राशि के निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान के अनुपात को उसका क्या कहते हैं? सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपकी आती है, सभी हेडिंग्स हैं, आप लोग नोट करते चलेंगे। डेफिनेशन जो हम बोलते चल रहे हैं आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद आपका आता है प्रतिशत त्रुटि। ओके, प्रतिशत त्रुटि का मतलब है यही जो सापेक्ष त्रुटि है आपकी, इसी को प्रतिशत में परिवर्तित कर देने पर जो मान हमें प्राप्त होता है उसी को प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। ओके, किसी भी भौतिक राशि के सापेक्ष त्रुटि को प्रतिशत में परिवर्तित कर देने पर जो मान प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं बच्चों? प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। ओके, यहाँ से सूत्र आपका बन जाएगा, प्रतिशत त्रुटि बराबर निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान और गुणे 100। जितना आएगा वो आपका परसेंट होगा। ठीक है, परिभाषा आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से सुन लेंगे, किसी भी भौतिक राशि के निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को प्रतिशत में परिवर्तित कर देने पर जो मान हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। ओके, इसके बाद आपका आता है, इसको हम लोग थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं। निरपेक्ष त्रुटि का मतलब डेल्टा एक्स है और बटे में वास्तविक मान को एक्स ए हमने माना है, एक्स ए मान सकते हैं, और गुणे में आपका क्या लिख देंगे? 100% लिख देना।
ये आपका है गणितीय रूप में प्रतिशत रूट की वैल्यू। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे भौतिक राशियों के योगफल में त्रुटि। ठीक है, इसके बाद आपकी हेडिंग आती है भौतिक राशियों के योग में त्रुटि, यानी कि योगफल में त्रुटि। ठीक है, या इसको हम लोग दूसरे टाइप से भी बोल सकते हैं, इसको और हम लोग बोल सकते हैं त्रुटियों का संयोजन। ओके, त्रुटियों का संयोजन। विभिन्न प्रकार की किताबों में भिन्न भिन्न प्रकार की हेडिंग्स आपको लिखी हुई मिलेंगी, सबका मतलब एक ही है। ओके, भौतिक राशियों के योगफल में त्रुटि, या फिर हम लोग क्या देखेंगे, त्रुटियों का संयोजन। ओके बच्चों, आइए समझते हैं। मान लेते हैं कोई भौतिक राशि z दो राशियों a व b के योगफल द्वारा निम्न प्रकार परिभाषित है, और उसका जो योगफल है वो है आपका z बराबर a प्लस b। थोड़ी सी ध्यान देने योग्य बातें हैं, आप लोग उसको समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर जो भी राशियां यहाँ पे जोड़ी जा रही हैं वो दोनों अलग अलग बीमा की होंगी तो उसको हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। फिलहाल इस पर विशेष प्रकार की यानी कि विस्तृत चर्चा हम लोग इसी के बाद वाले पाठ बीमी विश्लेषण में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसलिए थोड़ा सा बताना जरूरी है, इसलिए हमने आपको बताया कि ये जो दोनों राशियां जोड़ी जा रही हैं दोनों की बीमाएं समान होनी चाहिए। ओके, आइए देखते हैं। माना कोई भौतिक राशि z दो राशियों a और b के योगफल द्वारा निम्न प्रकार परिभाषित है, z बराबर a प्लस b। ठीक है, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यदि a के मान में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा a, b के मान में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा b और z के मान में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा z हो तो आपका क्या बनेगा बच्चों, यहाँ से रियल वैल्यू आपकी हो जाएगी z की जो रियल वैल्यू है z प्लस माइनस z डेल्टा z। ओके, इज इक्वल्स टू, ये हो गया z का वास्तविक मान, इज इक्वल्स टू a का वास्तविक मान लिखना है a प्लस माइनस डेल्टा a, और b से प्लस है आपका, यहाँ पे प्लस लिख देना है। b की जो रियल वैल्यू बनेगी b प्लस माइनस डेल्टा b हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b डेल्टा z ऐसा क्यों लिखा जा रहा है, पहले इसको समझते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे हमने आप लोगों को बताया a के मान में जो निरपेक्ष त्रुटि है वो डेल्टा a है। निरपेक्ष त्रुटि का मतलब ये है कि जो हम लोग माप रहे हैं, जो भी माप हमें दी गई है, अगर उस माप से ज्यादा माप लिए होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक्यूरेट मान निकालने के लिए a में से वही डेल्टा a को माइनस कर देंगे। ओके, और अगर हम लोग मान लेते हैं मापते समय जिस मापक यंत्र द्वारा हम लोग माप रहे थे उससे अगर हम लोग उस मापक यंत्र के द्वारा माप को कम माप पाए, यानी कि डेल्टा a कम था, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, a में डेल्टा a को और प्लस कर देंगे। इससे तात्पर्य ये है कि हमें अभी पता नहीं है कि हमने माप जो मापी है वो a और b से कम है या ज्यादा, यानी कि a प्लस b से कम है या ज्यादा है, ये हमें क्लियर नहीं है। इसलिए हमने दोनों परिस्थितियों को एक साथ लिख दिया है। a का एक्यूरेट मान लिखेंगे तो a प्लस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a होगा, और b का एक्यूरेट मान हो जाएगा b प्लस माइनस डेल्टा b। समझ रहे हैं? आइए आगे देखते हैं। यहां से आपका बनेगा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट हटाएंगे, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस में b प्लस माइनस डेल्टा b। बात समझ में आ रही होगी। यहां से हो गया z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू, b को a के साथ लिख देंगे, मतलब a प्लस b हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका बनेगा प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b।
ओके, इसके बाद a प्लस बी की जो वैल्यू है हमारी, वो समीकरण 1 में आप लोग देख रहे होंगे, क्वेश्चन फर्स्ट में लिखा है a प्लस बी इज इक्वल्स टू किसके हैं, z के हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ से बना लेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू z प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b। z से z कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहां से आपका बन जाएगा, यहां से आपका बनेगा प्लस माइनस डेल्टा z बराबर प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b। ये आपका हो गया योगफल में त्रुटि का व्यंजक। कहने का मतलब जब दो भौतिक राशियों को जोड़ करके जब त्रुटि हम लोग उसमें पाएंगे, उसकी वैल्यू उनके अलग अलग त्रुटियों के योग अथवा अंतर के बराबर आएगी। ठीक है बच्चों, आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं आपको क्लियर कर देते हैं। यहां से आपको मिला है प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a एंड प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, इसके बाद अगर हम लोग मैक्सिमम की बात करेंगे, मतलब अधिकतम त्रुटि की बात करेंगे, तब क्या होगा, इसमें आप बगल में देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। यहां से हमें मिला है प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a एंड प्लस माइनस डेल्टा b। यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से आपको मिल जाएगा प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस कॉमन कर लेंगे, इन दोनों में प्लस माइनस है उसको कॉमन कर लेना है। अंदर बचेगा डेल्टा a एंड प्लस में डेल्टा b। ओके, प्लस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल कर देना है। यहां से हो जाएगा डेल्टा z इज इक्वल्स टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। इसका मतलब ये है कि बहुत त्रुटियों का जो संयोजन होता है वो, जैसे किसी भी भौतिक राशि को अगर दो राशियों को जोड़ करके बनाया गया है, तो उस भौतिक राशि में जो हमारी त्रुटि मिलेगी वो उनके अलग अलग त्रुटियों के योगफल के बराबर होती है। ओके, आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसके बाद ये मैक्सिमम है, अधिकतम त्रुटि उनके अलग अलग त्रुटियों के योगफल के भी बराबर होगी। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग इस तरीके से, निरपेक्ष त्रुटि के मान में अधिकतम जो त्रुटि बनेगी, निरपेक्ष त्रुटि है ये, उसकी मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू आपकी हो जाएगी डेल्टा a प्लस कितना, डेल्टा b। ओके, ये आपकी अधिकतम त्रुटि होती है। ठीक ऐसे ही भौतिक राशियों के व्यवकलन में भी त्रुटि हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। भौतिक राशियों के घटाव में त्रुटि देखना है, यानी कि व्यवकलन में त्रुटि देखना है। भौतिक राशियों के व्यवकलन में त्रुटि, व्यवकलन में त्रुटि। ठीक है बच्चों, व्यवकलन में त्रुटि का मतलब है घटाव में त्रुटि देखना है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भौतिक राशि को जब घटा करके लिखा जाएगा तो उसमें जो परिमाणात्मक त्रुटि होगी वो कितने परिमाण में आएगी, उसी को हम लोगों को देखना है। ठीक है बच्चों, भौतिक राशियों के व्यवकलन में त्रुटि। आइए देखते हैं, ठीक वैसे ही करना है जैसा अभी हमने भौतिक राशियों के योगफल में त्रुटि को बताया था। ओके, तो इसको समझेंगे। आइए देखते हैं इसको। मान लेते हैं कोई भौतिक राशि z, कोई भौतिक राशि z दो राशियों a व b के घटाव द्वारा निम्न प्रकार परिभाषित है, z इज इक्वल्स टू a माइनस b। ओके, माना कोई भौतिक राशि z दो राशियों a और b के घटाव द्वारा यानी कि व्यवकलन द्वारा निम्न प्रकार परिभाषित है, z इज इक्वल्स टू a माइनस b, यदि
जेड ए और बी के मान में निरपेक्ष त्रुटियां क्रमशः डेल्टा जेड, डेल्टा ए और डेल्टा बी हो तो इनकी जो रियल वैल्यूज मिलेंगी आपकी हो जाएंगी। जेड का बनेगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू आपकी बनेगी ए प्लस माइनस डेल्टा ए, यहाँ पे माइनस है माइनस लगाएंगे। बी की जो रियल वैल्यू बनेगी वो आपको हो जाएगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। बात समझ रहे होंगे। यहां से आपका बन जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, माइनस का अंदर गुणा कराएंगे माइनस बी होगा, ये प्लस माइनस डेल्टा बी हो जाएगा। ओके, अब ए माइनस बी को एक साथ कर लेना है। जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, फिर प्लस माइनस में डेल्टा ए और प्लस माइनस में डेल्टा बी। ठीक है बच्चों, a माइनस बी को हम लोग z कहते हैं, तो यहां से आपका बनेगा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, z से z आपका कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू हमें समीकरण 1 से मिली है, तो यहाँ पे हम लोग बगल में दिखा देंगे समीकरण 1 से इस तरीके से लिखा गया है। ओके, इसके बाद यहां से आपका बन जाएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए फिर प्लस माइनस डेल्टा बी। ओके, अब प्लस माइनस हम लोग कॉमन कर सकते हैं। प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस कॉमन कर लेना है डेल्टा ए और प्लस में डेल्टा बी, इसको कैंसिल कर देंगे। यहां से मिलेगा मैक्सिमाइज ऑफ डेल जेड इज इक्वल्स टू डेल्टा ए और प्लस में डेल्टा बी। ये ठीक वही आया है जो कि दो भौतिक राशियों के योगफल में अधिकतम त्रुटि का व्यंजक आया था। ठीक है बच्चों, इसमें अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाएंगे। आज ये छोटा सा लेक्चर आप लोगों को दिया जा रहा है जिससे आप लोग थोड़ा सा इसको समझ सकें और ध्यान से पढ़ेंगे, जिससे समझ में जरूर आएगा। अगर एक बार में कम समझ में आता है तो वीडियो को रिवाइज करके फिर से देख सकते हैं, जिससे सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो यानी कि नेक्स्ट लेक्चर जो है आपको बहुत ही जल्द अपलोड किया जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।